नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज़ के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से विवाद हैं और उन विवादों में कौन कौन से पहलू छिपे हुए हैं, उन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। तो आज की इस पहली क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। तो देख लेते हैं कि इसका परिचय क्या है और साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि उस जिस विवाद के बारे में हम बात करने वाले हैं, विवाद का कारण क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है और भारत के जो विभिन्न अलग अलग देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उन देशों का क्या कहना है उस विवाद के बारे में, हम उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के सीमा विवाद। और आज के सेशन में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो हमारा सरक्रीक विवाद है, उसको लेकर के, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य है। सबसे पहले हम परिचय की बात कर रहे हैं। इसका परिचय क्या है, मतलब भारत की भूमि के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे की स्लाइड में इससे संबंधित बातों पर हम विचार करेंगे। तो देखिए, भारत की अगर भूमि सीमा की बात करें, लैंड बॉर्डर की बात करें, तो 15,106.7 किलोमीटर है। सभी द्वीपों सहित सभी द्वीपों की हम बात कर रहे हैं तो आप इसकी बात करेंगे, सभी द्वीप, यहां पर आप बात कर रहे हैं इन दोनों के बारे में। और साथ ही साथ ये जो एरिया है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसकी जो द्वीपों सहित तटरेखा है, 7,516.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब इसको समझने के बाद भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं और उन पड़ोसी देशों के साथ कितनी लंबी रेखा है, सीमा रेखा, इसको हम समझ लेते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो सीमा की लंबाई है सबसे ज़्यादा है भारत के साथ, और ये 4,096.7 किलोमीटर है। इसके बाद चाइना यानी चीन के बारे में बात करें तो 3,488 किलोमीटर है। आप पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर। इसके बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल की जो सीमा की लंबाई है और भारत की सीमा की लंबाई ये 1,751 किलोमीटर। इसी के साथ म्यांमार की बात करें जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, 1,643 किलोमीटर है। इसके अलावा भूटान की बात करें, भूटान 699 किलोमीटर। फिर हम अफगानिस्तान की बात करें तो कुल 106 किलोमीटर अफगानिस्तान भारत से सीमा साझा करता है। टोटल हम बात कर रहे हैं, टोटल ये सामने है आपके, जैसा कि हमने पहले भी कहा, 15,106.7 किलोमीटर। तो ये रहा अभी तक हम लोगों ने जो समझा कि भारत की जो सीमा है वो किन किन देशों से लगती है और उन सीमा की लंबाई कितनी है, किस देश के साथ कितनी लंबी सीमा है। अब बात कर लेते हैं इसी सेशन में एक विवाद के बारे में जिसका नाम है सरक्रीक विवाद। सरक्रीक विवाद में हम बात करने वाले हैं दोनों देशों के मध्य विवाद की शुरुआत कब से होती है, विवाद की शुरुआत का कारण क्या है और साथ ही साथ उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। सरक्रीक विवाद को लेकर के पाकिस्तान का क्या कहना है, भारत का क्या पक्ष है और उसको लेकर के अभी तक समाधान के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, इन सभी विषयों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सरक्रीक विवाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। दरअसल यहाँ जो आप लोगों को ग्रीन लाइन दिख रही है, दरअसल इसे ही सरक्रीक कहा गया है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इसी लाइन को मानता है और उसका ये कहना है कि ये जो सरक्रीक, ये जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, यही ग्रीन लाइन दोनों देशों के मध्य विभाजन की रेखा है इस क्षेत्र में। साथ ही साथ अगर अगले इससे संबंधित विषयों के बारे में बात करें, एक जो रेड लाइन दिख रही है, दरअसल इस रेड लाइन को लेकर के भारत अस्वस्थ है और भारत का ये कहना है कि ये जो रेड लाइन है, दरअसल ये वास्तविक सीमा रेखा और सीमा रेखा है, इसका विभाजन इस आधार पर होना चाहिए।
अब दोनों को लेकर के जो बातें होती रही हैं लगातार, और दोनों देश इस बात को लेकर के आपस में दावा करते रहे हैं। पाकिस्तान इस ग्रीन लाइन को मानता है, भारत रेड लाइन को मानता है। रेड लाइन की बात करें तो ये जो सर्क्रिक क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र के मध्य से होकर के गुजरती है। सवाल ये है कि ये पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ और इससे संबंधित कौन कौन से समझौते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। अब देखिए, इससे संबंधित बातों को, सर्क्रिक के बारे में अगर बात किया जाए तो ये दोनों देशों के मध्य यानी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य ये सीमा रेखा है। भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो भारतीय प्रांत, जब हम यहाँ पर प्रांत कह रहे हैं, दरअसल 1947 से पहले की स्थिति की हम बात कर रहे हैं। भारत के प्रांत या भारतीय प्रांत गुजरात और पाकिस्तान यानी कि सिंध प्रांत की बात की जा रही है। सिंध प्रांत में ये दोनों के मध्य स्थित है। अब यहाँ पर अगर इसकी लंबाई की बात करें, आप किलोमीटर में बात करें तो यह 96 किलोमीटर है, और जब आप बात करते हैं कि इसकी जो लंबाई मील में कितनी है तो ये 60 मील लंबी है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। दरअसल यह इतनी लंबी यानी कि 96 किलोमीटर पानी की एक पट्टी है, और इसी पट्टी को लेकर के दोनों देशों के मध्य विवाद है। मुहाना इसका कहां पर है तो मुहाना अरब सागर पर है। मूल नाम इसका क्या है तो मूल नाम यानी कि वानगंगा के नाम से इसे भारत में जाना जाता है। नाम परिवर्तन के बारे में अगर बात करें तो औपनिवेशिक काल में इसे सर्क्रिक नाम से जाना गया। दरअसल जिस व्यक्ति के द्वारा ये विभाजन किया गया था और समझौता किया गया था, उन्हीं के नाम पर इनका नाम सर्क्रिक रखा गया। अब इससे संबंधित बातों को जब हम देख रहे हैं, अरब सागर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये अरब सागर है, इसका मुहाना यहीं पर यानी कि यहाँ पर आकर के ये समाहित हो जाती है। इससे संबंधित बातों को समझने के बाद आगे बढ़ें। विवाद है क्या दरअसल सीमा रेखा की अलग अलग व्याख्या की जाती है, एक पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से। दोनों देश अपने अपने दावों के साथ अटल हैं और इसीलिए ये विवाद अभी तक बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जो ग्रीन लाइन है, इस ग्रीन लाइन को पाकिस्तान मानता है, और ये पाकिस्तान के मानने का जो कारण है, दरअसल 1914 में एक समझौता हुआ था, उस समझौते को आधार मानता है। हालांकि अभी हम उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं, फिर भी ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं, जो अभी मैंने यहाँ मार्क करके दिखाया, ये दरअसल ये जो सर्क्रिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र का पूर्वी हिस्सा है। भारत की तरफ से आप देखेंगे तो भारत की तरफ से ये पश्चिमी हिस्सा है। ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत ये जो पानी की एक पट्टी है, दरअसल इस पानी की पट्टी का ये पूर्वी हिस्सा है। भारत के पश्चिम में पड़ता है, तो भारत के लिए यहाँ पर समस्या है। अब इन बातों को समझने के बाद इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं, कहाँ से इस पूरी परिघटना, इस विवाद की शुरुआत होती है, और इससे संबंधित कौन कौन से तथ्य हमें ध्यान रखने हैं। दरअसल स्वतंत्रता से पहले यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। जब हम पूरे क्षेत्र की बात करें, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी कि 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है, भारत और पाकिस्तान दो देश बनते हैं। दो देश बनने के बाद जो गुजरात क्षेत्र है वो भारत के हिस्से में आया। गुजरात और कच्छ यानी कि भारत का हिस्सा इसे माना गया। और जब हम स्वतंत्रता के बाद सिंध क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो सिंध क्षेत्र ये पाकिस्तान के हिस्से में गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, स्वतंत्रता के बाद ये क्षेत्र, गुजरात का ये कच्छ जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र भारत के हिस्से में आया, और इसके इधर यानी कि पश्चिम में स्थित सिंध प्रांत ये पाकिस्तान का हिस्सा बना। और जब पाकिस्तान का हिस्सा बना, इसी के आधार पर पाकिस्तान इस क्षेत्र पर अपना दावा करने लगा। इससे संबंधित और बातें हैं। यहाँ पर पाकिस्तान का पक्ष ये है कि पूरे सर्क्रिक क्षेत्र पर उसका दावा है, और इसी दावे के लिए वो वर्ष 1914 के समझौते को आधार मानता है। आधार यहाँ पर देखिए, बॉम्बे सरकार का प्रस्ताव आया था 1914 में, और इसे बॉम्बे सरकार का प्रस्ताव 1914 या बॉम्बे गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑफ 1914 कहा गया। अब इसके साथ साथ इसमें समझौता क्या हुआ था? दरअसल जो 1914 का समझौता है, इस समझौते के आधार पर
सिंध सरकार और कच्छ के जो महाराजा राव महाराज थे, उन दोनों के मध्य समझौता हुआ था और इस समझौते के आधार पर क्रीक को सिंध के हिस्से के रूप में, यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं ये सिंध है, इस पूरे क्रीक क्षेत्र को सिंध का हिस्सा माना गया। ये आधार 1914 का है और 1914 के साथ साथ आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है, सिंध के हिस्से के रूप में इसे परिभाषित तो किया गया, साथ ही साथ ग्रीन लाइन इसे कहा गया और ग्रीन लाइन के ही आधार पर विभाजन को अब आधार माना जाता है पाकिस्तान की तरफ से। आगे बढ़े, भारत का पक्ष क्या है? भारत का पक्ष ग्रीन लाइन केवल एक सांकेतिक रेखा के रूप में भारत का मानना है कि ये जो ग्रीन लाइन है केवल एक सांकेतिक है, यह वास्तविक सीमा रेखा नहीं है। वहीं सीमा की बात करें तो भारत ये कहता है कि जो मध्य चैनल है, मध्य चैनल जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये वाला क्षेत्र यहां पर देखिए, ये जो आपको रेड दिखाई दे रहा है डॉट डॉट डॉट, दरअसल इसे भारत ने कहा कि यही वास्तविक सीमा रेखा है और इसी के आधार पर भारत सरक्रीक के इन क्षेत्रों पर दावा करता है। साथ ही साथ अब जो इससे संबंधित अन्य भारत का पक्ष है, भारत ये कहता है कि वर्ष 1925 में एक मानचित्र जारी किया गया था और इस मानचित्र के आधार पर मध्य रेखा यानी कि रेड लाइन को इसके विभाजन का आधार माना गया। विभाजन का आधार न केवल माना गया, उसी वर्ष एक मिड चैनल पिलर भी स्थापित किया गया और उसी को कार्यान्वित किया गया था आगे चल करके। यहां पर सारी बातें हो गई, फिर एक और आधार भारत सरकार के द्वारा या भारत के द्वारा माना गया जिसे हम कहते हैं थालवेग सिद्धांत। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है और इस सिद्धांत के अनुसार इसे डिफाइन किया गया कि दरअसल जो मध्य भाग से जो रेखा गुजर रही है यही इसके विभाजन का आधार है और भारत इसी को लेकर के दावा करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान इसे मानने के लिए तैयार नहीं है और दोनों देशों के मध्य ये विवाद अभी तक बना हुआ है। लाल रेखा की बात हमने कर ली, अब बात यह है कि थालवेग सिद्धांत कहता क्या है। दरअसल थालवेग सिद्धांत एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है और इस कानून के मुताबिक अगर दो देशों के मध्य कोई जलीय क्षेत्र मौजूद है और दोनों देशों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में दोनों के मध्य आधा आधा विभाजित किया जाएगा, यानी कि उसके मध्य भाग से एक रेखा खींची जाएगी और उसी रेखा को दोनों देशों के मध्य विभाजन का आधार माना जाएगा। यहाँ पर दो राष्ट्रों के मध्य नदी की सीमाओं को लेकर के विवाद की स्थिति में सीमा यानी कि मध्य चैनल द्वारा विभाजित किया जाएगा जल निकाय। लेकिन इसमें यह कहा गया था कि जो जल निकाय होगा, जो दो देशों के मध्य विभाजन किया जाएगा, दरअसल वो क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें नाव चलाई जा सके, यानी कि नौका गम्य होना चाहिए। इन बातों को समझने के बाद अब बात कर लेते हैं सरक्रीक विवाद की उत्पत्ति कहां से होती है। 1908 में जो कच्छ के महाराजा थे या शासक थे, सिंध की सरकार के बीच खाड़ी क्षेत्र में, जो खाड़ी क्षेत्र अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, लकड़ी को लेकर के यानी कि जलावन से संबंधित लकड़ी इकट्ठा करने को लेकर के विवाद हो रहा था और उस विवाद को हल करने के लिए बॉम्बे सरकार 1914 में एक प्रस्ताव लेकर के आई, जिस प्रस्ताव के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा। उसी प्रस्ताव के आधार पर उस प्रस्ताव के अनुच्छेद 10 के अनुसार थालवेग सिद्धांत के अनुसार जो सीमा रेखा है उसको निर्धारित किया गया और यह कहा गया मध्य चैनल दोनों के मध्य विभाजन का आधार होगा। लेकिन अनुच्छेद 9 की बात करें तो सरक्रीक का पूरा हिस्सा, इस अनुच्छेद 9 के आधार पर पाकिस्तान उस पूरे हिस्से पर अपना दावा करता है। अब स्थिति यहां पर बिगड़ती गई और आज तक ये दोनों देशों के मध्य विवाद का विषय बना हुआ है। सवाल ये है कि इस सरक्रीक क्षेत्र का क्या महत्व है, तो उसके महत्व के बारे में बात कर लेते हैं। सामरिक महत्व की बात करें तो भारत की पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है। जब हम भारत के पश्चिमी सीमा की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है, आप यहाँ पर और अच्छे से देख सकते हैं, ये जो सीमा है भारत की पश्चिमी सीमा, इधर की तरफ से यानी कि पाकिस्तान की तरफ से ये पूर्वी सीमा होगी।
इस सीमा को ध्यान में रखते हुए इसकी सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए यहाँ से आतंकवादी गतिविधियां या आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए नाव के माध्यम से घुसपैठ की घटनाएं हो सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए भारत के लिए इसका व्यापक महत्व है। साथ ही साथ यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पारिस्थितिकी महत्व, सर्दियों में इस क्षेत्र में, पूरे सर्करिक क्षेत्र में प्रवासी पक्षियां आते हैं और उन प्रवासी पक्षियों को ध्यान में रख कर के ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और समस्या ये है कि अक्सर जो भारतीय मछुआरे हैं वो भारतीय मछुआरे इस क्षेत्र में मछली पकड़ने जाते हैं और एक मत्स्यन का बहुत बड़ा क्षेत्र ये है, इसलिए भारत के लिए इसका व्यापक महत्व है। एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो क्षेत्र है काफ़ी हद तक समुद्र के पानी के नीचे है। समुद्र के पानी के नीचे होने के कारण यहाँ पर प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं, ऐसा अनुमान है। और इसी वजह से ऐसा कहा जाता है कि अगर इस क्षेत्र पर भारत या पाकिस्तान किसी एक देश का अधिकार होता है तो उसकी ऊर्जा सुरक्षा में बढ़त स्थापित कर लेगा वो देश, और उस देश के लिए ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो देश जिसका अधिकार इस क्षेत्र पर होगा वो अपनी ऊर्जा सुरक्षा को इस क्षेत्र के माध्यम से सुनिश्चित कर पाएगा। इन बातों को समझने के बाद अब बात कर लेते हैं विवाद के कारण भारत के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। दरअसल ये जो क्षेत्र है दोनों देशों के मध्य विवादित है। विवादित होने के कारण इस क्षेत्र में सही सीमा रेखा का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया है। पाकिस्तान भारत के दावे को नहीं मानता और भारत भी पाकिस्तान के दावे को नहीं मानता। ऐसी स्थिति में जो ये क्षेत्र है यहाँ पर मछुआरे जाते हैं और उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि कहाँ तक भारत की सीमा है, कहाँ तक हमें जाकर के रुकना है, कहाँ से हमें वापस आ जाना है या उससे आगे नहीं बढ़ना है। ऐसी स्थिति में अगर जो सर्करिक क्षेत्र है उसका उल्लंघन भारतीय मछुआरों के द्वारा किया जाता है तो पाकिस्तान की सेना उन्हें पकड़ लेती है और पकड़ने के साथ साथ उनकी जो नौका है, अन्य जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो सामान है वो जब्त कर लिए जाते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मछुआरों को पकड़ लिया जाता है और मछुआरों को पकड़ने के बाद भारत पर उनको लेकर के दबाव बनाया जाता है। एक ये समस्या है। दूसरी बात, घुसपैठ की समस्या, जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि इस क्षेत्र में घुसपैठ की समस्या हमेशा बनी रहती है और इस चीज़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सेना की गश्त इस क्षेत्र में, चूंकि ये दलदली क्षेत्र है इसलिए भारतीय सेना इन क्षेत्रों में गश्त ढंग से नहीं कर पाती है और इसलिए यहाँ पर घुसपैठ की संभावना बनी रहती है। अगली बात, संसाधनों का दोहन। संसाधनों के दोहन की बात करें तो चूंकि अभी ये दोनों देशों के मध्य विवादित है इसलिए संसाधनों का दोहन भी नहीं हो पा रहा है और यह क्षेत्र व्यापक महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी न तो पाकिस्तान इसका दोहन कर पा रहा है और न ही भारत इसका दोहन कर पा रहा है। इन सब बातों को समझने के बाद यहाँ पर देख लें सर्करिक मुद्दे के समाधान के लिए अभी तक के क्या प्रयास दोनों देशों के मध्य किए गए हैं। 1965 के युद्ध के बाद तत्कालीन जो ब्रिटिश पीएम थे हेराल्ड विल्सन, उन्होंने हस्तक्षेप किया और हस्तक्षेप करके एक न्यायाधिकरण के गठन की बात कही थी। 1968 में फैसला आया भी, उस फैसले पर सहमति नहीं बन पाई। फैसला आया भी, जिन क्षेत्रों पर पाकिस्तान दावा कर रहा था उन क्षेत्रों के 10% हिस्से पर उसे अधिकार दे दिया गया। फिर भी यह क्षेत्र दोनों देशों के मध्य विवाद बना हुआ है, विवाद का कारण बना हुआ है। आप सभी आगे की राह के बारे में बात कर सकते हैं कि अब इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है। तो ऐसा समाधान खोजना जो सभी पक्षों के लिए स्वीकार्य हो, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए स्वीकार्य हो। अब ये देखना ये होगा कि दोनों सरकारें कैसे मिलकर के इस समस्या का समाधान करती हैं। साथ ही साथ सीमा का स्पष्ट निर्धारण करने पर भी बल देना चाहिए, जिससे दोनों देशों के मध्य एक लंबे समय से बना हुआ विवाद, इसका समाधान किया जा सके और समाधान करके इस क्षेत्र के संसाधनों का, आर्थिक संसाधनों का दोहन किया जा सके। इन बातों को समझने के बाद तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग और आप सभी संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे संस्कृति आईएएस की यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप तक
हमारी वीडियो और हमारा कंटेंट पहुंचता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में मुलाकात होगी।